गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने अभी तक दो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। दो नहीं, तीन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डिबेंचर का कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन कॉस्ट, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकालेंगे और इक्विटी का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैंने आपको डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का तो एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन बताया था, इक्विटी का नहीं बताया। तो सबसे पहले हम इक्विटी के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग रिटेन अर्निंग यानी फोर्थ जो लास्ट सोर्सेज हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको मैंने एक नया कह सकते हैं क्वेश्चन बताया था, जिसमें सीपी आपको बताया था कैपिटल असेट्स प्रीमियम मॉडल मेथड, कैपिटल असेट्स प्रीमियम मॉडल कह सकते हैं प्राइसिंग मेथड, सॉरी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपिटल मैं नहीं लेके आई। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल की, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल की। तो देखिए इस मॉडल में अप्रोच में आपको ध्यान रखना है कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था कि रिस्क फ्री। आप जानते हो ना कि कोई जितना ज़्यादा रिस्क फ्री में पैसा लगाएगा तो उसको अर्निंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो जितना रिस्क लेकर अपना लगाएगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो था इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपको आ गया कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या आ जाएगा लिखा हुआ, रिस्क फ्री क्वेश्चन है आपका ये, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 18%, 18%, ओके। 18 नहीं लेकर हम लोग 8 ले लेते हैं। 8%, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो हम लोग बिल्कुल कहीं नहीं, यहाँ पे आपका कहीं रुकने वाला है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और वो है हमारा 18%, ठीक है। इफ बीटा भी आपको दे रखा है इसमें और वो है आपका, मानते हैं इसमें बीटा का जो रेट है इक्विटी शेयर का वो ले लेते हैं हम लोग 1.82। कितना दे रखा है 1.8, ठीक है, 1.82 दे रखा है। अब आपको क्या कह रहा है कि देन द व्हेन इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, रिटेन अर्निंग और बताना है इक्विटी की कॉस्ट। तो देखिए फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो हमें पता है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको निकालना, आर एफ आपको पता है रिस्क कितना दे रखा है 8% प्लस आर एम दे रखा है 18 माइनस कितना है 8 आर एफ वही, और बीटा कितना है 1.82। बिल्कुल सॉल्व करके देखिए 18 माइनस 8 करोगे तो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई करोगे 1.82 से, तो 1.82 से जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 8 करोगे तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26.2%, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिएगा
तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको दे रखा है कि पहले तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड रिटर्न अर्निंग ऑफ द कंपनी। तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ भी फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसमें जो आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग को हम आर से डिनोट करेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 26.2%। तो यानी कि यहाँ पे के ई बराबर के आर है, ठीक है। यानी कि ये जो मेथड है ना CPM, ये कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये मेथड क्या कहता है कि के ई बराबर क्या है के आर, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग के बराबर है। ये कहता है कि भाई रिटर्न अर्निंग जो है वो इक्विटी जैसी ही होती है अगर इसमें दो चीजें नहीं हो। इक्विटी में क्या दो चीजें नहीं हो, तो ये रिटर्न अर्निंग जैसी होगी। एक तो देखिए आप जानते हैं कि इसमें क्या लगता है, अगर इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट और आपका टैक्स नहीं हो, टैक्स रेट, ठीक है, कॉर्पोरेट जो डिविडेंड पे हम टैक्स देते हैं, अगर ये दोनों नहीं हो तो ये जो होता है ये कंडीशन हो सकती है, ऐसा कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो, साथ ही साथ हमारी कह सकते हैं कि अगर इक्विटी के अंदर निगमन लागत नहीं हो, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो, कॉर्पोरेट जो हम डिविडेंड पे टैक्स देते हैं वो नहीं हो, अगर ये दोनों नहीं है तो के ई बराबर के आर हो सकता है, ऐसा ये मॉडल बताता है। क्लियर है? क्योंकि जो डिफरेंस होता है के ई और के आर में, वो डिफरेंस फ्लोटेशन कॉस्ट और डिविडेंड का जो टैक्स लगता है उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। क्लियर है आपको? तो ये आज का अगर आपके क्वेश्चन आए तो ये आप कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना जरूरी है। क्लियर? तो ये देखिए मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो हम लोगों ने क्या किया है, तीन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तीन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इन तीन में और फोर्थ हमारा है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखिए रिटेन अर्निंग तो हमारे खुद का ही तो पैसा है, ये पैसे इक्विटी का पैसा, हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं फिर पैसा लेते हैं बाहर से, तो कॉस्ट लगेगी ही। प्रेफरेंस शेयर को हम इशू करते हैं तो हमारी कोई ना कोई कॉस्ट लगने वाली है, हमें उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा फिक्स, ठीक है, और कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह होगी तो वो भी हमारी तरह से कॉस्ट ही हुई। डिबेंचर पे हमें फिक्स इंटरेस्ट देना होता है, इसीलिए वो हमारी कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो हमारे खुद का कंपनी का एक क्या होता है, रिजर्व होता है, तो फिर हमें इस पे कॉस्ट कैसे लगेगी। बिल्कुल क्लियर है? यानी कि रिटेन अर्निंग तो हमारे संस्था का खुद का पैसा होता है। कैसे होता है? जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है वो सारे के सारे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट या फिर टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके दो पार्ट करती है। यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हम कह सकते हैं आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स भी लेस कर दिया और इंटरेस्ट भी लेस कर दिया। फिर इस प्रॉफिट का हम दो पार्ट करते हैं, एक तो देते हैं हमारे शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के रूप में और एक देते हैं हम रिटेन अर्निंग के रूप में रखते हैं। अब ये जो रिटेन अर्निंग के रूप में रखी जाती हैं ये कंपनी की खुद की आय होती हैं, तो फिर इस पे कॉस्ट कैसे होती हैं, कोई लागत कैसे चुकानी पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये है वो विदाउट कॉस्ट होगी, यानी कि ये कॉस्ट लागत रहित कह सकते हैं पूंजी है, ऐसा नहीं है। इसकी भी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम ये मानते हैं कि कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट को क्या करेगी, कैश में डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, यानी कि इस कोष का निर्माण नहीं करती हैं, अंशधारी जो होते हैं शेयर होल्डर होते हैं उनको ये दे देती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रिटेन अर्निंग है ये क्या है, ये इम्प्लीसिट, मैंने आपको बताया ना इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लीसिट कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसकी बात बताता है कि जो हम लोग अगर इसको ऐसा कर देते, जिस अवसर को हम छोड़ देते हैं वो किससे संबंधित होती है। इम्प्लीसिट कॉस्ट अस्पष्ट लागत किससे संबंधित होती है, प्रतिधारित अर्जन से होती है। इसको समझने के लिए अगर हम बात करें
देखिए इसमें समझने के लिए देखिए क्या कंसेप्ट होगा कि कोई भी कंपनी का जो कह सकते हैं शेयर होल्डर होता है, ठीक है, वो शेयर होल्डर कैपिटल पे जिस तरह से ये सोचता है कि कैपिटल पे रिटर्न होगा इसीलिए हमें डिविडेंड मिलेगा, तो वो ये भी सोचता है कि कंपनी के पास में जो रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है, उस पे भी क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए और उसका हमको क्या मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। यानी कि प्रत्येक अंशधारी ये चाहता है कि ये जो रिटेन अर्निंग है उस पे भी वो इनकम की क्या करता है, अपेक्षा करता है। इस एक्सपेक्ट कह सकते हैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि मुझे भी इसमें से इनकम मिलेगी, जितनी उसे आप कह सकते हैं अगर इन रिसोर्सेज को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता तो उसे जो मिलता प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग तो उसे रिटेन अर्निंग जो संस्था के पास है उससे भी इनकम होनी जरूरी है। यानी कि कोई भी शेयर होल्डर है, सपोज दैट एक शेयर होल्डर है, वो चाहता है कि कंपनी में जो पैसा लगाया है उसने कैपिटल के रूप में, उस कैपिटल से उसे रिटर्न मिलना चाहिए, इसकी वो अपेक्षा रखेगा ही। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि जो रिटेन अर्निंग है उससे भी वो आय अर्जन की अपेक्षा रखता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि प्रत्येक अंशधारी जो शेयर होल्डर होता है वो लाभांश की राशि पर क्या देगा, इनकम टैक्स देगा, यानी उसकी इनकम होगी तो उसे इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इसके विनियोजन से की जाने वाली राशि इनकम टैक्स से कम हो जाएगी। सपोज दैट हम माने कि हमने ये जो राशि है वो किसको दे दी, ये जो रिटेन अर्निंग है वो शेयर होल्डर को दे दी, तो शेयर होल्डर के लिए क्या बन जाएगी, एक तरह से इनकम बन जाएगी। अब इस इनकम को वो कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स जो है वो देना होगा। तो इनकम टैक्स से ये इनकम की जो इन्वेस्टमेंट किया है इसने, इस इनकम का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, इस इनकम का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट से ये इनकम टैक्स की जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनकम उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का उसे कोई आइडिया नहीं है, तो उसने किसी का सपोर्ट लिया, सपोज दैट बाय चांस किसी ब्रोकर का लिया, तो उसके लिए उसे क्या देना होगा, ब्रोकरेज देनी होगी, दलाली देनी होगी। तो इसका मतलब है दलाली भी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इस इनकम से क्या कम हो जाएगा, बी कम हो जाएगा, ब्रोकरेज कम हो जाएगा, टी यानी टी आई का मतलब होगा इनकम टैक्स कम हो जाएगा। अब ये जो इनकम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन तो हो गई, तो इसीलिए उसे क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, और उस कैपिटल गेन पे उसे क्या चुकाना पड़ेगा, हम कह सकते हैं उस कैपिटल गेन पे भी उसे टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये टैक्स भी क्या हो जाएगा, इस राशि से कम हो जाएगा, क्लियर है। तो कैपिटल गेन पर भी उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो इनकम कैपिटल रिटेन अर्निंग संस्था की है, उस संस्था की रिटेन अर्निंग को जब इन्वेस्टमेंट कर दे तो किस किस चीज़ से वो कम हो जाएगी, कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि देखिए अब हमने अपनी रिटेन अर्निंग को ये माना कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने पर ये देखिए क्या देना कर पड़ेगा, सबसे पहला इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमने किसी की एडवाइस ली तो उसे दलाली देनी होगी, उसे कमीशन देना पड़ेगा, तो ये ब्रोकरेज कम हो गया, ठीक है। फिर हमें इस इन्वेस्टमेंट में कुछ गेन होगा तो हमें कैपिटल गेन पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हम तीनों ही हमारी क्या हो गई है, एक तरह से कॉस्ट हो गई है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी, स्टोरी बहुत सिंपल है कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के दो पार्ट होते हैं, एक डिविडेंड के रूप में रखता है, एक रिजर्व के रूप में। अब ये डिविडेंड के रूप में चला जाता है किसके पास में, शेयर होल्डर के पास में, और ये जो रिजर्व होता है ये रहता है कंपनी के पास में। और कंपनी इसे क्या करती है, कंपनी इससे अपना कैपिटल फॉर्मेशन बनाती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि एक बहुत बड़ा कोष का निर्माण कर लेती है। अब जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, कंपनी में, तो उससे भी वो अर्निंग चाहते हैं, और साथ ही साथ जो ये रिटेन अर्निंग होती है वो भी चाहते हैं इससे इनकम उनकी हो, क्लियर है। तो क्यों इनकम हो, क्योंकि देखिए उनको ये त्याग करना पड़ा कि ये हमें डिविडेंड के रूप में नहीं दिया है, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया है। अगर बाई चांस ये जो रिटेन अर्निंग है ये भी कैश के रूप में इनको शेयर होल्डर को रूप में दे दी जाती,
डिविडेंड ये रिटर्न अर्निंग नहीं रखकर ये कहाँ चली जाती, अगर शेयर होल्डर के पास में चला जाता तो ये शेयर होल्डर क्या करते, इस इनकम को कहीं ना कहीं क्या कर देते, इन्वेस्टमेंट में लगा देते। अब इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट करने पर इनको क्या देना पड़ता, सबसे पहले तो इनकम टैक्स देना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले टीआई यानी इनकम टैक्स देना पड़ता। अगर इन शेयर होल्डर को कोई नॉलेज नहीं था तो ये किसी ब्रोकर को हायर करते और उसको क्या देते, ब्रोकरेज देते, ठीक है। और अगर इनको उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इनकम हो जाती तो इनको कैपिटल गेन का क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता, यानी टीसी यानी कैपिटल जो होती उस पे टैक्स देना पड़ता। तो ये तीन जो होती हैं ये ही रिटेन अर्निंग की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है आपको, ये कंसेप्ट है 3 स्टेप में। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो रिटेन अर्निंग को हम डिनोट करेंगे किससे, KR से, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सबसे पहला डी का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूट एज ए अल्टरनेटिव टू रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित अर्जन के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश, यानी कि हमने रिटर्न अर्निंग न रखकर इसको एज ए डिविडेंड क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर है आपको। फिर हम करेंगे 1 माइनस TI, अभी मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, ठीक है, 1 माइनस B यानी कि ब्रोकरेज, क्लियर, अपॉन MP यानी मार्केट प्राइस, और 1 माइनस T यानी जो कैपिटल गेन पे जो टैक्स देंगे, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। T देखो, D का मतलब तो हो गया आपका डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूट एज ए अल्टरनेटिव टू रिटेन अर्निंग, यानी डी का अर्थ हो गया प्रतिधारित अर्जन के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश। तो डिविडेंड के ब्रैकेट में आप अगर अल्टरनेटिव लिखोगे ना, आपको याद आ जाएगा सारा कंसेप्ट। अल्टरनेटिव यानी हमने रिजर्व नहीं रखा और डिविडेंड के रूप में दे दिया, अल्टरनेटिव हमारा वैकल्पिक, ठीक है, विकल्प। TI का मतलब होता है बेटा इनकम टैक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स रेट ऑफ, ये हम इंडिविजुअल जो होता है उस शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने किसको दे दिया था, अपना रिजर्व नहीं रखकर शेयर होल्डर को दे दिया। क्लियर है। बी का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या होगा, ब्रोकरेज। दलाली, ठीक है, ब्रोकरेज यानी दलाली। ब्रोकरेज पेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, यानी लाभांश के विनियोजन पर देह दलाली, ठीक है, ये ब्रोकरेज हो गया। और TC यानी कि हो गया आपका कैपिटल गेन पे जो आप टैक्स दोगे, ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर, ओके। एंड MP इज अ मार्केट प्राइस, पर शेयर, ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब याद रखिएगा ये थ्योरी के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका रिटेन अर्निंग। तो इसमें आई थिंक कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और साथ ही साथ इसमें स्टेप है वो आपको याद रखने हैं। क्या स्टेप रखना है कि प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट भी कौन सा है बेटा, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट है। उसके 2 पार्ट होंगे, एक डिविडेंड के रूप में, एक रिजर्व के रूप में। अब डिविडेंड में दिया तो शेयर होल्डर खुश है, लेकिन अगर रिटेन अर्निंग में रखोगे तो डिविडेंड यही जो शेयर होल्डर है वो यही चाहेंगे कि इस रिटेन अर्निंग से भी हमें कुछ ना कुछ इनकम हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम ऐसा माने कि अगर रिटेन अर्निंग की कॉस्ट हमें पता करनी है तो हम मानते हैं कि इस रिटेन अर्निंग को हमने रिटेन अर्निंग नहीं रखा कंपनी ने, और इसे एज ए क्या दे दिया है, डिविडेंड के रूप में दे दिया है। अब डिविडेंड देने पर, डिविडेंड जब मिल गया है, किसको मिलता है डिविडेंड, शेयर होल्डर को। अब ये शेयर होल्डर क्या करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। क्लियर है। और इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसे पता है कि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा,
अब इसकी एक इनकम हो गई तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टीआई देना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में इसे अगर इतनी जानकारी नहीं है तो वो ब्रोकरेज का ले सकता है सपोर्ट, यानी कि दलाली, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। और फिर अगर इस इन्वेस्टमेंट पे अगर वो कोई कैपिटल गेन उसे कुछ मिलता है तो उसे फिर उस पर क्या देना पड़ेगा, टीसी यानी जो टैक्स है कैपिटल गेन पे वो देना होगा। तो ये 3 स्टेप में आपको एग्जाम में बताना है, क्लियर। और फॉर्मूला जो है वो आपको लिखना है। कंसेप्ट मैंने आपको काफी बार बता दिया इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि जिस तरह से हम डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, इक्विटी की कॉस्ट निकाल सकते हैं, उसी तरह कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की, जो कि हमारा कंपनी का खुद का रिजर्व है, फिर भी हम क्या निकाल सकते हैं, इस पे कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये विदाउट कॉस्ट नहीं होती है, ये लागत रहित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अस्पष्ट लागत किससे संबंधित होती है, तो रिटेन अर्निंग को। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, तो ये किससे कनेक्टेड होती है, रिटेन अर्निंग प्रतिधारित अर्जन से। क्लियर है आपको? ओके, थैंक यू।